यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन को। ईवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस का जो हम लोगों ने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट किया है उसे आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और एक पेपर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हम लोग अभी जो पेपर यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, पीएस स्टेट जो लास्ट एग्ज़ाम आपका हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर अपन ने यहाँ पर उठाए हैं जिन्हें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही आपका ईवीएस का कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट ईवीएस पर्यावरण कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं ज़रूर से आप ऐप पर आ सकते हैं। ऐप पर आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएगी, वहाँ पर आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं, क्वेश्चन सीरीज लगा सकते हैं, देन आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक अपन कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस ई सेशन में। इसका अलग से प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। ईवीएस 2024 सीरीज़ करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया जिसमें लेटेस्ट जितने भी ईवीएस के सेशंस हुए हैं उनको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। द साइकी मिशन बाय नासा इज, जो नासा के द्वारा साइकी मिशन स्टार्ट किया गया है 2023 में, वो क्या करेगा और वो किस चीज़ से रिलेटेड है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले एक अद्वितीय धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह की यात्रा को ये चेक करेगा, है ना, मतलब उसका पूरा एनालिसिस करेगा। सेकंड है, पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में सूर्य की परिक्रमा करने वाले अद्वितीय धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह की यात्रा करेगा। प्लूटो और यूरेनस के बीच में यात्रा करने वाला, या फिर चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में सूर्य की परिक्रमा करने वाले अद्वितीय धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह। बेसिकली जो साइकी मिशन लॉन्च किया गया है, एक क्षुद्र ग्रह जो है उसका पूरा एनालिसिस करने के लिए, जो एक एस्ट्रॉइड है उसका एनालिसिस करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसका नाम ही रखा गया है साइकी मिशन। और जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम ही साइकी है, तो उसी के नाम पर इसको रखा गया है। तो बेसिकली ये जो साइकी क्षुद्र ग्रह है ये कहाँ पर स्थित है या किसके बीच में स्थित है, इसके बेसिस पर आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो ये प्लेस्ड है यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अभी अपन इसको पूरा डिटेल में भी समझेंगे। तो बेसिकली जो साइकी मिशन लॉन्च किया गया है, मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य की परिक्रमा करने वाले एक अद्वितीय धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह की यात्रा के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इसके बारे में आप पूरा देखना कि नासा का जो साइकी मिशन है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह साइकी का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष अन्वेषण की परियोजना है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य यह समझना है कि धातु को क्षुद्र ग्रह और ग्रह कैसे यहाँ पर बनते हैं, और पृथ्वी जैसे स्थलीय ग्रहों के आंतरिक भाग के बारे में पूरी स्टडी करने के लिए साइकी मिशन को लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस यहाँ पर क्या रहेगा? क्षुद्र ग्रह के आकार, द्रव्यमान वितरण, चुंबकीय क्षेत्र, तात्विक संरचना और भूविज्ञान का पूरा अध्ययन इस मिशन के थ्रू किया जाएगा। मतलब पृथ्वी के बारे में भी आपको कई सारी जानकारी इस मिशन के थ्रू मिलने वाली है। मिशन समय रेखा, इसकी टाइम लिमिट क्या रखी गई है? ठीक है, अक्टूबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष यान के 2029 तक इसमें क्षुद्र ग्रह पर पहुंचने और क्षुद्र ग्रह की स्थलाकृति का मानचित्रण करने, चित्र लेने और सतह को स्कैन करने में 2 साल यहाँ पर बिताने की उम्मीद है। मतलब 2029 तक ये मिशन हमारा चलने वाला है। ठीक है, मिशन अंतरिक्ष यान, इसमें कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, किसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया है, वो चीज़ें भी पूछी जा सकती है। क्योंकि अभी अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डीप और डिटेल में जाकर पूछा गया है। तो जस्ट एक वन लाइनर चीज़ें हम लोग याद नहीं कर सकते, हर एक चीज़ को आपको बिल्कुल डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। अंतरिक्ष यान विद्युत थ्रस्टर का उपयोग करता है, जो थ्रस्ट बनाने के लिए आवेशित ज़ेनॉन परमाणुओं को बाहर निकालेगा और उसके थ्रू ये मिशन यहाँ पर सक्सेसफुल होगा। मिशन को यहाँ पर नेतृत्व किसने किया है, लीड किसने किया है? एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी इस मिशन का नेतृत्व कर रही है, इसको लीड कर रही है, जिसमें लिंडी एल्किन स्टैंटन मुख्य अन्वेषक हैं, जो खोज करता है वो इनका नाम दे रखा है, और बेन विज इसके मुख्य अन्वेषक यहाँ पर रहेंगे। मिशन मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करें तो नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला, जो कि JPL है, इस मिशन को पूरा मैनेज कर रही है। तो ये वाला नाम इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जिसमें हेनरी स्टोन प्रयोगशाला प्रबंधक, रॉबर्ट मेस उप प्रयोगशाला प्रबंधक और कैरोल पोलांस्की परियोजना वैज्ञानिक है। ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस JPL आप याद रख लेना। और मिशन को लीड कौन कर रहा है? जो यहाँ पर मेन वैज्ञानिक होंगे उनके नाम आप याद कर लेना।
ठीक है। और साइकी जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम ही यहाँ पर साइकी है, तो मिशन साइकी उसी के नाम पर नासा ने इनको डिसाइड कर लिया है, किसके, है ना। तो इस तरीके से आप याद रखना, और मंगल और बृहस्पति के बीच में इसकी खोज हुई है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के निर्माण में यहाँ पर शामिल नहीं है। मिनरल्स, लीव्स, एयर और वाटर। अगर मिट्टी का निर्माण हो रहा है तो उसमें कौन सी चीज़ काम नहीं आएगी, तो पत्तियों का इसमें कोई रोल नहीं है, तो अपन ये बोल सकते हैं बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद प्राप्त करने में नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑब्टेनिंग मैन्योर। प्लांट्स, एनिमल, स्टोन, प्लांट, एनिमल एंड स्टोन। अगर आप देखें तो इसमें किसका प्रयोग नहीं होगा, स्टोन का प्रयोग नहीं होता है। खाद बनाने में स्टोन का क्या कार्य है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि स्टोन का प्रयोग इसके अंदर नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। किसका उपयोग घर पर खाद्यान्न के भंडारण के लिए किया जाता है, इस ब्लैंक को आपको फिल करना है। पानी का उपयोग घर पर खाद्यान्न के भंडारण के लिए, केरोसिन का उपयोग सूखे नीम के पत्ते। जैसे अपन यहाँ पर अनाज के भंडारण की तकनीक पढ़ते हैं कि कैसे लंबे समय तक अनाज को सुरक्षित रखा जा सकता है, कीड़ों से बचाया जा सकता है, तो हमको क्या बोला जाता है कि सूखे नीम के पत्ते आप उसके अंदर रखो, जिसकी वजह से उसमें इल्ली कीट नहीं लगेगा, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्राइड नीम लीव्स हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन था। अगला देखना, फीबा किस खेल का टूर्नामेंट यहाँ पर है। फुटबॉल है, बेसबॉल है, रग्बी है या फिर बास्केटबॉल है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म भी याद रखना, फीबा का और बास्केटबॉल का ये टूर्नामेंट है। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन, ठीक है, ये आपका फीबा हो गया। तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच गवर्न द स्पोर्ट्स ऑफ बास्केटबॉल वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व भर में हम लोग बोल सकते हैं कि फीबा एक बास्केटबॉल का संघ है जो इन खेल की प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है, मैनेज करके चलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक परियोजना में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती है, ओनली फील्ड वर्क एंड डेस्क वर्क भी होता है। रोट लर्निंग होती है, ओनली डेस्क वर्क होता है। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट किया जाए, आप यदि स्टूडेंट के संदर्भ में भी बात कर रहे हैं या टीचर के कंटेक्स्ट में भी बात कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट में क्या होगा, फील्ड वर्क होगा कि आपको जैसे कि बच्चों को टूर वगैरह करवाना, विजिट करवाना और साथ ही क्लासरूम में बिठा कर पढ़ाना। अगर टीचर कंटेक्स्ट में बात करें तो ये सारे हमारे लिए एक प्रोजेक्ट हो जाते हैं। या फिर हम बच्चों को अगर प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो फील्ड वर्क भी देंगे और डेस्क वर्क भी यहाँ पर देंगे, मतलब रिटर्न में एक्टिविटी वाला भी देंगे और कुछ कार्य क्षेत्र में जाकर वहाँ पर कुछ एक्टिविटी करना, विजिट करना, वो चीज़ें भी देंगे। तो फील्ड एंड डेस्क वर्क हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ हाई डोज ऑफ यूवीबी कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया विच इज नोन एज व्हाट। पराबैंगनी बी किरणें जो होती है, यूवीबी किरणें जो होती है, इसकी उच्च मात्रा स्वच्छ मंडल कॉर्निया के शोध का कारण यहाँ पर बनती है, जिसे क्या कहा जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो यूवी रेज जो होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी रेज, उसके 3 टाइप होते हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, अगर ए किरणें हमारे ऊपर पड़ती है तो स्किन पर रैशेज होना, आंखें जलन होना, कुछ बेसिक सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर यूवी बी रेज यहाँ पर पड़ती है तो आंखों में जलन होना, ठीक है, कुछ बीमारियाँ यहाँ पर हो सकती है, कैंसर वगैरह हम लोग कह सकते हैं, जो कि डेफिनेटली हानिकारक रहेगी। और यूवी सी किरणें जैसे ओजोन परत जो हमारी रक्षा करती है ना, यूवी सी किरणों से यहाँ पर रक्षा करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ना। आप 5 मिनट भी उस रेज में यहाँ पर नहीं रह सकते। ओके, तो फिलहाल क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर यूवी बी रेज हमारे कॉर्निया पर जाती है, हमारा स्वच्छ मंडल दैट मीन्स कॉर्निया पर पड़ती है, तो कॉर्निया क्या होगा, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आंखों में जलन हो सकती है, इस तरीके से पानी निकलना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखें तो ये ग्लूकोमा है, ये अपर तक टूटियाँ, ये रिफ्रैक्टिव एरर हो सकती है। अगला ऑप्शन देखिएगा, अम्बिलोपिया यहाँ पर हो सकता है, या फिर स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है। अगर यूवी बी रेज हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारे कॉर्निया में स्वेलिंग आ जाती है, कॉर्निया पूरी तरीके से सूज यहाँ पर जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से हो जाती है स्लो ब्लाइंडनेस, जिसमें व्यक्ति को पूरा धुंधला यहाँ पर दिखाई देता है। जस्ट लाइक कि आंखों के आगे जब कोई बादल आ जाते हैं तो हमें जो सामने का विजन है वो क्लियर नहीं होता है, तो सेम चीज़ यहाँ पर यूवी बी रेज की वजह से होती है। ठीक है, तो स्नो ब्लाइंडनेस सूर्य की यूवी किरणों के अत्यधिक संपर्क के कारण दृष्टि की एक दर्दनाक अस्थायी हानि है। ठीक है, फोटोकेराइटिसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। फोटो मतलब प्रकाश और केराइटिसिस मतलब कॉर्निया में सूजन होना। ठीक है, तो ये दोनों नाम इसी के हैं।
तो प्रकाश की वजह से हमारे कॉर्निया में सूजन आ जाती है। ठीक है, स्नो ब्लाइंडनेस, धूप से जली हुई आँख, या अधिक संभावना है कि धूप से जली हुई कॉर्निया के कारण ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष गुजरात के भुज क्षेत्र में कुख्यात भूकंप आया था जहां पर 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे? तो गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था वो किस साल में आया था? 2000, 2002, 1 या फिर 4 के अंदर आया था? तो ध्यान रखना, ये आया था 2001 के अंदर, जिसमें 10,000 और उससे भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। गुजरात इंडिया में 2001 के अंदर ये आया था, और किस रिक्टर स्केल पर इसका जो मेज़र किया गया था, तो 7.7 की दर से ये आया था। ठीक है, 26 जनवरी 2001 को ही आया था। और बाकी आपने अपने एमपी में भी देखा होगा, है ना, तो उस समय भी हमारे यहाँ पर भी थोड़ी बहुत हलचल हुई थी। ओके, भुज कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर आया था, मैग्नीट्यूड था इसका 7.7 ऑन रिक्टर स्केल। बाकी और भी यहाँ पर भूकंप आए हुए हैं जो काफ़ी खतरनाक है, जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। कच्छ अर्थक्वेक 1819 में आया था, जो 8.3 मैग्नीट्यूड का था। असम अर्थक्वेक आया था 1897 में, जो काफ़ी खतरनाक थे, जिसमें काफ़ी जनहानि यहाँ पर हुई थी। बिहार नेपाल अर्थक्वेक आया था 1934 में 8.4 मैग्नीट्यूड का। और कोयना अर्थक्वेक आया था 1967 में 6.5 मैग्नीट्यूड का। उत्तरकाशी में 1991 में 6.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। किलारी की बात करें 1993 में 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। भुज 2001 में 7.7 का, जम्मू और कश्मीर में 2005 में आया था। ये बड़े हैं, ऐसे छोटे आते रहते हैं लेकिन ये बड़े लेवल के हैं। अगला देखिएगा, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के साथ जीवमंडल को क्या कहा जाता है? जिसमें वायुमंडल, जलमंडल और थलमंडल, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। इसे इकोस्फीयर नाम दिया जाए, इसे इन्वायरमेंट नाम दिया जाए, इसे यूनिवर्स दिया जाए, या फिर इसे इकोसिस्टम कहा जाए। तो बेसिकली ये किसके अंदर आ जाता है? पूरा का पूरा हमारा बोल सकते हैं इकोस्फीयर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा परिमंडल है। ठीक है, और ऐसे अगर अपन इसको देखें तो अपन इसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अपन इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर अलोंग विद द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इज कलेक्टिवली कॉल्ड द अर्थ सिस्टम। मतलब हमारी पृथ्वी में अगर ऐसे अपन मंडल डिवाइड करें या स्फीयर डिवाइड करें, तो बायोस्फीयर आ जाएगा, एटमॉस्फेयर आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर आ जाएगा और लिथोस्फीयर आ जाएगा। ठीक है, फिर डायग्राम भी देख लेंगे चारों का। इन सबको मिलाकर हमारा अर्थ सिस्टम बनता है। ठीक है, इसको अपन अर्थ सिस्टम कहते हैं, पृथ्वी मंडल कहते हैं। अब चारों ऑप्शन में पृथ्वी मंडल तो है नहीं, तो ये इकोस्फीयर ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। इकोस्फीयर में अपना पूरा इको देन स्फीयर मंडल अपना आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ बायोस्फीयर की, तो बायोस्फीयर में जितने भी जीवित प्राणी हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, वो किस में आ जाएगा? बायोस्फीयर में आ जाएगा। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल को आप कह सकते हैं द गैसेस लेयर सराउंडिंग टू द अर्थ। जो गैसेस हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, जिसने पृथ्वी को घेरा हुआ है, जो ग्रेविटी से बंधी हुई है, वो आपका एटमॉस्फेयर हो जाएगा। हाइड्रोस्फीयर अपना पूरा जलमंडल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और लिथोस्फीयर में आपका आ जाएगा द सॉलिड रॉकी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की जो लेयर होगी वो लिथोस्फीयर हो जाएगा। बायोस्फीयर आपका पूरा जीवित मंडल हो गया, हाइड्रोस्फीयर आपका जलमंडल हो गया, और एटमॉस्फेयर आपका वायुमंडल हो गया। तो इन चारों को मिलाकर हमारा क्या बनेगा? इकोसिस्टम बनेगा, या फिर अर्थमंडल बनेगा। ठीक है, जो आपने यहाँ पर देखा था अर्थ सिस्टम, या तो इकोस्फीयर आप इसे कह सकते हो, या फिर आप इसे अर्थ सिस्टम कह सकते हो। अगला क्वेश्चन देखना, अकॉर्डिंग टू द नेशनल गवर्नर एसोसिएशन ऑफ यूएसए, ऑल स्टूडेंट रीडिंग बाय थर्ड ग्रेड एक्सप्लेन दैट रीडिंग प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर रिलेटेड स्किल्स। पूछा गया है कि नेशनल गवर्नर एसोसिएशन ऑफ यूएसए के अनुसार तीसरी कक्षा तक पढ़ने वाले सभी छात्र बताते हैं कि पढ़ने की दक्षता के लिए निम्नलिखित में से किस अंतर संबंध कौशल की आवश्यकता होगी। मतलब बच्चों में रीडिंग स्किल हो, उसके लिए हमें कौन कौन सी कैपेबिलिटी या कौन कौन से कौशल, कौन कौन से स्किल की आवश्यकता रहेगी। सबसे पहले लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, और मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, कंटेंट नॉलेज। तो डेफिनेटली इन तीनों की ही आवश्यकता हमको लगेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर तीनों ही मेंशन कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, प्राकृतिक गैस के साथ किस गैस के दूषित होने से आम्ल गैस या सौर गैस यहाँ पर बनती है? क्या बोला गया है कि प्राकृतिक गैस के साथ यदि कौन सी गैस मिल जाए तो यहाँ पर सौर गैस काफ़ी खट्टी गैस बनेगी, है ना।
और ऑप्शन में आपके प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, तो नेचुरल गैस के साथ यदि हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाती है तो वो गैस कैसी हो जाती है, सौर हो जाती है और काफ़ी खतरनाक हम लोग इसको यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड या अन्य सल्फर यौगिकों वाली प्राकृतिक गैस को खट्टी गैस यहाँ पर कहा जाता है, जबकि केवल CO2 वाली गैस को मीठी गैस यहाँ पर, स्वीट गैस यहाँ पर कहा जाएगा। खट्टी गैस या प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को भारी नुकसान पहुँचा सकती है अगर इसे सही से संसाधित नहीं किया गया तो इसमें विस्फोट होने का भी खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो एक बार अपन करते हैं कि दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, स्वीट एंड सौर में क्या डिफरेंस होगा। स्वीट नेचुरल गैस की डेफिनेशन क्या होती है, पहले ये वाली लाइन देखना। Sweet natural gas is a type of natural gas containing trace amount of hydrogen sulfide and carbon dioxide। मतलब इसमें स्वीट नेचुरल गैस जो है उसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है और बहुत ही कम मात्रा में CO2 गैस होती है। किसमें, नेचुरल गैस में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो नेचुरल गैस, स्वीट नेचुरल गैस के बारे में आपको क्या पता कि बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 प्रेजेंट होगा। और ऐसे ही अगर अपन से सौर नेचुरल गैस की बात करें तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होती है, CO2 नहीं। ओके, दूसरा देखना कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन होगा वो किस प्रकार का होगा, बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होगा और इसमें बहुत अधिक मात्रा में, सौर वाली में बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पाई जाएगी। ठीक है, तीसरा देखना प्रॉपर्टीज क्या होती है, नॉन कॉरोजिव ये होती है, जंग रहित होती है, लेस एसिडिक होती है, रिक्वायर लिटिल रिफाइनिंग एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल। मतलब अगर हम लोग कहें तो ये एसिडिक कम होती है, लिटिल रिफाइनिंग मतलब इसको रिफाइनिंग की जो प्रोसेस होती है, इसको वापस से शुद्ध करने की प्रोसेस, वो ज़्यादा मेहनती नहीं होती, ईजीली इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन जो हमारी सौर वाली होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉरोसिव होती है, जिस पाइपलाइन में ये जा रही है उस पाइपलाइन को ये डैमेज कर सकती है, उसमें क्रैक आ सकते हैं, इसको ज़्यादा रिफाइनिंग, इसको ज़्यादा शुद्ध करने की ज़रूरत पड़ती है और इसको हैंडल करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस हो गए, स्वीट मतलब मीठी गैस भी अपन इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किसने सीखने के अनुभवों को अप्रत्यक्षता की और प्रत्यक्षता की निरंतरता पर व्यवस्थित किया है, मतलब इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट जाना। ठीक है, और अगर हम लोग बोले कंसंट्रेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना, ये वाली बात किसने कही है, सार से निरंतरता की तरफ जाना। इंग्लिश में अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसमें ये पूछा है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग अरेंज द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑन अ कंटिन्यूअस कंटिन्यूअम ऑफ डायरेक्टनेस टू इनडायरेक्टनेस, प्रत्यक्षता से अप्रत्यक्षता की तरफ जाना। ठीक है, और विच हैज़ अ को रिलेशन विथ कंटिन्यूअम ऑफ कंक्रीटनेस टू एब्स्ट्रैक्टनेस। ठीक है, दो चीज़ें हैं कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाना, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना। ठीक है, ये वाली बात बोलने वाले एडगर डेल थे, रॉबर्ट थे, जिन पियाजे थे या चार्ल्स डार्विन थे। तो ये वाला आपने एक पूरा कोन देखा होगा, एडगर डेल का एक कोन आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। एक बार आप ये कोण देख लीजिए। ठीक है, जहाँ पर बच्चों को जो सिखाया जाता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाया जाता है, जैसे कि हम लोग बच्चों को शुरुआती समय से सिखा रहे हैं, तो बच्चों को पहले जो रियल चीज़ें सामने है वो सिखाकर हम लोग नई नई चीज़ें सिखाएंगे। जैसे कोई भी प्रयोग करवा रहे हैं तो पहले उनको लाइव एक्सपेरिमेंट करवाया, फिर उसके बाद की उसके हमने थ्योरी दिखाई। बच्चों को जितनी भी विजिबल चीज़ें हैं, जैसे कि ABCD पढ़ा रहे हैं तो चार्ट के थ्रू पढ़ा रहे हैं, डायग्राम के थ्रू पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना, मूर्तता से अमूर्तता की तरफ जाना, और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष जो चीज़ें सामने अवेलेबल है उससे अप्रत्यक्षता की ओर जाना। ठीक है, तो ये एडगर डेल का अनुभव कोण इसे कहा जाता है। ठीक है, सीखने के अनुभव में प्रत्यक्षता टू अप्रत्यक्षता और ठोस से अमूर्तता मतलब कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाने की बात इन्होंने कही है। इसी को एडगर डेल का कोण कहा जाता है, अनुभव का शंकु यहाँ पर कहा जाता है। डेल का एक मीडिया विशेषज्ञ और संचार सिद्धांतकारक थे कि आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करके बच्चों को यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपित परंतु अचल दृश्य TLM है। पूछा गया कि प्रोजेक्टेड है, मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर कोई प्रोजेक्टेड मीडिया दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, बट स्टिल TLM मतलब वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी है बट वो प्रोजेक्टेड भी है। ये फिल्म स्ट्रिप हो सकती है, फोटोग्राफ हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है या फिर होलोग्राम हो सकता है। तो इन चारों में से प्रोजेक्टेड कौन होगा, सबसे पहली बात तो वो प्रोजेक्टेड, यहाँ पर फिल्म स्ट्रिप, फोटोग्राफ, टेलीविज़न और होलोग्राम में से क्या हो सकता है, फिल्म स्ट्रिप हो सकती है। तो पहला आंसर तो ये हो गया। साथ ही हम लोग इसको एज अ TLM की तरह, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का उल्टा पिरामिड बनता है? जैसे हमको एक चीज़ याद है कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज सीधा होता है। इसके अलावा और कौन कौन से पिरामिड जो सीधे हो सकते हैं? ग्रासलैंड का सीधा हो सकता है, फॉरेस्ट पार्क का सीधा हो सकता है। पोंड का जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है, क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूँ फाइटोप्लैंक्टन से, जू प्लैंक्टन से, फिर छोटी मछलियों से, फिर बड़ी मछलियों से, फिर शार्क से, तो यहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन होंगे उनकी संख्या कम होगी, जू की कम, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, फिर स्मॉल फिशेस उनकी ज़्यादा हो जाएगी, फिर लार्ज फिशेस उनके अंदर ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की जो संख्या है वो कम है, फिर जू प्लैंक्टन्स थोड़ी ज़्यादा है, स्मॉल फिशेस और ज़्यादा और लार्ज फिशेस और ज़्यादा है। ओके, तो पारिस्थितिकी पिरामिड खाद्य श्रृंखला में विभिन्न ट्रॉपिकल लेवल पर जीवों के बीच का एक ग्राफिकल संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, 3 बेसिस पर अपन पिरामिड बना सकते हैं, बायोमास के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर और संख्या के आधार पर। तो हमेशा देखना वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि प्रथम पोषी स्तर वृक्ष होगा जो कि एक ही होगा, फिर धीरे धीरे उस पर रहने वाले जीवों की संख्या जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा? ये उल्टा बनेगा। ठीक है, समुद्र की बात करें तो समुद्र का भी यहाँ पर सेम कंडीशन होगी, समुद्र का भी अपना क्या हो जाएगा? उल्टा बन जाएगा। ऊर्जा का हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि जैसे जैसे एक एक लेवल अप जाते जाते हैं ऊर्जा का स्तर क्या पड़ता जाता है? कम पड़ता जाता है या खत्म होता जाता है। ठीक है, पिरामिड 2 से अधिक ट्रॉपिकल स्तर होंगे तभी अपन एक पिरामिड यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। मैक्स टू मैक्स 4 से 5 हो सकते हैं, 4 से 5 कैटेगरी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि लास्ट तक आते आते ऊर्जा पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। ओके, सो ये इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ ये शिफ्ट भी अपना कंप्लीट होता है जिसमें अपन ने 30 क्वेश्चन किए हैं। ओके, कल हम लोग नई शिफ्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, नए पेपर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, साथ ही व्हाट्सअप से जुड़ जाना ताकि एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी अपडेट यहाँ पर आ रही है न्यूज़पेपर में वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सअप के थ्रू पता चले। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।